हेलो गाइस, वेब कसाटा के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अपने इस चैनल पे वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और उस क्रम में अभी हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो पहले पार्ट में इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। इस पार्ट में हम लोग इस प्लेलिस्ट के सेकंड पार्ट में हम लोग सबसे पहले वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन देखेंगे। ठीक है, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है पहले हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग wordpress.org की साइट पे जाएंगे और यहाँ से गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे और सबसे लेटेस्ट वर्जन जो भी चल रहा होगा वर्डप्रेस का वो डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद एक जिप फोल्डर आपको मिलेगा। जिप फोल्डर फिर आपको एक्सट्रैक्ट करना है और जिप फोल्डर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये इतने फाइल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम लोगों को वर्डप्रेस पे काम करने के लिए अपने कंप्यूटर को एक लोकल सर्वर बनाना होता है। लोकल सर्वर बनाने के लिए हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ये जैम्प है। ठीक है, तो अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो ये 64 बिट का डाउनलोड कीजिए, या फिर 32 बिट का आप यहाँ सर्च करेंगे तो 32 बिट का भी आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो अपने सिस्टम के हिसाब से 64 बिट या 32 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ये ऐसा छोटा सा विंडो ओपन होगा। ठीक है, इस विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट ये जो जैम्प और माई एसक्यूएल है ये स्टॉप रहेगा, मतलब यहाँ पे स्टार्ट लिखा रहेगा। तो स्टार्ट पे क्लिक करके ये दोनों सर्विसेज को स्टार्ट कर लेना है। जैसे ही ये दोनों सर्विस आप स्टार्ट कर लेंगे तो आपका लोकल मशीन एक लोकल सर्वर की तरह एक्ट करने लगेगा। तो एक बार ये रेडी हो जाए तो हम लोग लोकल होस्ट PHP माई एडमिन में जाएंगे। इससे हम लोग अपने सर्वर के डेटाबेस में एंट्री करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले एक डेटाबेस बनाना होगा। ठीक है, जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड में इतना कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं इसलिए वो दिख रहा है। आपको आ जाना है डेटाबेसेस में और यहाँ क्रिएट डेटाबेस में यहाँ पे एक नाम दे देना है। लर्निंग वर्डप्रेस नाम का हम नाम दे देते हैं। इसको कॉपी भी कर लीजिए और क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, तो ये डेटाबेस बन गया। अब ये जो हम लोगों ने फाइल्स डाउनलोड किया है, अब इसको हम लोग को एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए हम लोगों को htdocs के बाद जो पाथ है, जैसे वेब कसाटा, यूट्यूब वीडियोस एंड वर्डप्रेस, ये या तो याद रखिए या फिर हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग लोकल होस्ट लिखेंगे। लोकल होस्ट के बाद जैसे ये वेब कसाटा, उसके बाद यूट्यूब वीडियोस एंड देन वर्डप्रेस। ठीक है, इस फाइल में हम लोग सारा वर्डप्रेस का फाइल एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, एंटर दबाते हैं। तो जैसे ही हम लोग एंटर दबाएंगे तो ये वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। वैसे इस इंस्टॉलेशन को एक नाम दिया गया है फेमस 5 मिनट इंस्टॉलेशन। मतलब ये वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन 5 मिनट से भी कम समय में हो जाता है। ठीक है, आप अपने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स भी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश UK भी ले सकते हैं। अपने हिसाब से जो आपको सही लगे आप ले सकते हैं। और अगर अपना डैशबोर्ड आप हिंदी में चाहते हैं तो आप अपना डैशबोर्ड हिंदी में भी ले सकते हैं। और भी लैंग्वेज है, गुजराती है, और भी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। हम लोग अभी यूनाइटेड स्टेट्स से ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपके पास डेटाबेस नेम होना चाहिए, यूज़र नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, डेटाबेस होस्ट होना चाहिए, ये सब चीज़ आपके पास पहले से होना चाहिए। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने डेटाबेस का नाम कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग ये जैम्प इंस्टॉल किए थे तो एक
रूट नाम का एक यूज़र वो बना देता है। तो रूट नाम का यूज़र जिसका पासवर्ड ब्लैंक होता है, मतलब पासवर्ड में कुछ भी नहीं देना है, बस ये दो मतलब रूट लिखना है यूज़र नेम में, पासवर्ड में कुछ भी लिखना नहीं है, और जो जैसे है वैसे ही रहने देना है और सबमिट कर देना है। तो अगर सब चीज़ सही होगा तो ये मैसेज आएगा, नहीं तो एरर मैसेज आएगा कि डेटाबेस से कनेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर डेटाबेस से कनेक्शन हो जाएगा तो ये सक्सेस मैसेज मिलेगा। उसके बाद रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब अपने प्रोजेक्ट का आप यहाँ नाम दीजिए। फिलहाल इसको हम लोग लर्निंग वर्डप्रेस ही लिखते हैं। एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड लेना है। फिलहाल तो हम एडमिन एडमिन ले लेते हैं। आप एडमिन एडमिन नहीं लीजिएगा, आप कुछ एडमिन जनरली यूज़र नेम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, कोई भी समझ जाता है। तो ये भी कुछ यूनिक रखिएगा, और पासवर्ड तो यूनिक रखना ही रखना है। ठीक है, कुछ भी एक ईमेल आईडी यहाँ दे दीजिए। जनरली यहाँ पे जिस क्लाइंट का आप वेबसाइट बना रहे हैं उसका ईमेल आईडी आएगा, या फिर अभी आप लर्निंग फेज़ में हैं तो ये आप यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं। और इस चेकबॉक्स का मतलब है कि अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं या एक डेवलपमेंट सर्वर पे काम कर रहे हैं, तो आपका जो वेबसाइट का लिंक है वो गूगल इंडेक्स ना करे, उसके लिए इस पर टिक करना है। जब आप लाइव सर्वर पे आ जाएंगे तब इस टिक को हटाना होता है। तो वो टिक जब वेबसाइट लाइव हो जाता है तब ये कहाँ मिलेगा वो अभी हम बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये थोड़ा सा समय लेगा और ये लास्ट स्टेप है और हमारा वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। अब ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो अभी जो हमने यूज़र नेम पासवर्ड सेट किया था उसी यूज़र नेम पासवर्ड से हम लोग अब लॉगिन कर लेंगे। तो ये हम लोग लॉगिन हो गए हैं और ये हम लोग डैशबोर्ड में आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्डप्रेस का सेटअप हो गया। ये कुछ इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में दिखाता है, ये अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन ऑप्शन में आके ये सबको ऑफ कर सकते हैं। अगर ऑन रखना है तो एट अ ग्लांस ऑन रखिए। ये बताता है कि अभी वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन चल रहा है, कितने पेज हैं, कितने पोस्ट हैं, कितने कमेंट हैं, और कौन सा थीम अभी एक्टिव है। ठीक है, और अभी जो हमने बताया था उसमें वो कहाँ मिलेगा, तो सेटिंग के रीडिंग में आना है, और जब आप लाइव सर्वर पे आ जाएं तो इस टिक को हटा देना है, फिर उसके बाद सेव चेंजेस करना है। अभी हम लोग लोकल सर्वर पे हैं तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, जब आप लोग फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करेंगे तो हम लोग को सेटिंग के जनरल में आना है। ठीक है, ये यहाँ पे वेबसाइट का नाम, अगर आपको वेबसाइट का नाम चेंज करना है तो यहाँ से वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ईमेल एड्रेस चेंज करेंगे तो कंफर्मेशन के लिए एक ईमेल यहाँ से जाता है। उस ईमेल पे जब आप कंफर्म करेंगे तो ही ये ईमेल आईडी चेंज होगा। ठीक है, रीडिंग में आते हैं। रीडिंग में जब आप वेबसाइट ओपन करें तो कौन सा पेज दिखना चाहिए वो चीज़ हम लोग यहाँ से सेटअप करते हैं। तो जैसे अभी है योर लेटेस्ट पोस्ट से, तो अगर हम लोग अपने वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो यहाँ पे लर्निंग वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे विज़िट साइट आएगा। इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं तो हमारा पहला ब्लॉग दिखा रहा है जो ये बोल रहा है योर लेटेस्ट पोस्ट। तो अगर हम लोग पोस्ट में आएंगे तो ये हेलो वर्ल्ड करके एक पोस्ट है, वही चीज़ हम लोगों को यहाँ दिखा रहा है, लेकिन हम लोग ये चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि ये जो पेज है, पेज में ये जो सैम्पल पेज है ये हम लोग दिखाना चाहते हैं। तो हम लोग स्टैटिक पेज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सैम्पल पेज को सेलेक्ट करेंगे। इसको
इसको सेव कर देंगे। तब इसको हम जब रिफ़्रेश करेंगे तब ये वो सैम्पल पेज दिखाने लगा। ठीक है, तो आपके वेबसाइट के यूआरएल पे, मतलब जो भी आपका वेबसाइट का यूआरएल होगा उसके जब हम लोग क्लिक करें तो कौन सा पेज दिखे उसका सेटअप हम लोग सेटिंग के रीडिंग से करते हैं। जिस पेज को भी, जब आपके पास बहुत सारे पेज होंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन में बहुत सारे पेज का लिस्ट आ जाएगा, तो जिस पेज को भी आप दिखाना चाहते हैं उस पेज को सिलेक्ट करेंगे, वही पेज आपको वेबसाइट के होम पेज का, मतलब उसको वो होम पेज बना देता है एक तरीके से। ठीक है, अब थोड़ा आपको वर्डप्रेस का ये जो बैकएंड है ये बता देते हैं। तो ये जैसे ये पोस्ट है, तो ये जनरली जब वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम बना था तो ये पोस्ट के लिए ही बना था। ठीक है, तो जो भी हम लोग ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं वो यहीं से बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि केवल ब्लॉग, आप न्यूज़ को भी इसी से बना सकते हैं, ब्लॉग भी बना सकते हैं। लेकिन आपके वेबसाइट में ब्लॉग भी है और न्यूज़ भी है, दोनों है, तो फिर कोई एक को ही आप पोस्ट से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब पोस्ट को आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई न्यूज़ एजेंसी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं और उसका ब्लॉग पोस्ट है। अब न्यूज़ एजेंसी है तो उसके पास बहुत सारे कैटेगरीज होंगे, जैसे स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड अफेयर्स है। अब स्पोर्ट्स में भी फिर से क्रिकेट है, बैडमिंटन है, बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो उस वो कैटेगरीज हम लोग यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, अगर जैसे स्पोर्ट्स पेरेंट कैटेगरी हो गया, तो मान लीजिए हम यहाँ कोई कैटेगरी बनाएं, उसको स्पोर्ट्स कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी जैसे क्रिकेट बना रहे हैं और स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर लेंगे तो वो स्पोर्ट्स का वो चाइल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने ब्लॉग पोस्ट को या फिर कहिए न्यूज़ को आप कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ कैटेगरीज आप अपने पोस्ट को शो भी कर सकते हैं। तो वो इन फ्यूचर हम लोग जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पेजेस पे आते हैं। तो अब वेब पेज में जैसे होम पेज होता है, अबाउट पेज होता है, सर्विस पेज होता है, गैलरी पेज होता है, टर्म्स एंड कंडीशन पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस, तो ये सब पेजेस हुआ। तो वैसे पेजेस बनाने के लिए हम लोग इस पेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग जो ये सैम्पल पेजेस इसका यूज़ नहीं होता है, तो हम लोग सैम्पल पेज को ही होम कर देते हैं। और ये जो स्लग है, स्लग को डिलीट करके केवल अपडेट कर दीजिए तो वो अपने आप ये होम का स्लग ये होम बना देता है। अब ये स्लग क्या होता है? ठीक है, स्लग को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक पेज बनाते हैं। ठीक है, इस पेज को नाम देते हैं अबाउट अस, सॉरी अबाउट अस, इसको यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, कोई भी काम आप करते हैं उसको सेव करने के लिए हम लोग पब्लिश करते हैं। ठीक है, अब इस पेज को व्यू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अबाउट अस पेज हो गया। अब इस पेज के यूआरएल में देखेंगे यहाँ अबाउट डैश अस, ये जो है ना यही स्लग है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप पेज का नाम अबाउट अस ही रखना चाहते हैं, लेकिन यूआरएल में अबाउट अस के बदले आप कुछ और लिखना चाहते हैं। जनरली एसईओ करने के लिए ये हम लोग करते हैं। जैसे आप किसी एक सिटी में काम करते हैं और अपने सिटी में ही अपने वेब पेज को आप रैंक करना चाहते हैं, तो हम लोग अब इससे थोड़ा बाहर निकलते हैं। ये हमारा अबाउट अस है, इसको क्विक एडिट करेंगे और जैसे अब इसको हम लोग अबाउट अस मान लेते हैं, यहाँ हम लोग लिख देते हैं दिल्ली। ठीक है, इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, अब अबाउट अस वाले पेज को हम लोग अगर रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए यूआरएल अब अबाउट अस दिल्ली हो गया। ठीक है, पेज का नाम वही रहा लेकिन यूआरएल अबाउट अस दिल्ली हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पेज का यूआरएल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके
ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट आता है तो वो कमेंट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये एक है अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर थीम्स, अगर आप कोई थीम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड थीम पे क्लिक करेंगे और पहले से बहुत सारे थीम वर्डप्रेस की तरफ से मिलता है। मान लीजिए आपको कोई थीम इसमें से पसंद आता है तो आप कोई भी थीम डायरेक्टली आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ से कोई थीम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग राइट फ्रॉम स्क्रैच कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है, फिर आता है प्लगइन। प्लगइन सेक्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है वर्डप्रेस का। ये हम लोगों के काम को आसान करता है। ठीक है, अगर जैसे आपको अपने वेबसाइट में कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए तो उसके लिए एक प्लगइन है। ठीक है, आपको अपने वेबसाइट में कोई गैलरी चाहिए तो उसके लिए भी प्लगइन है। हर चीज़ के लिए यहाँ प्लगइन है। ठीक है, यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म से रिलेटेड देखिए इतने सारे प्लगइन्स आ गए। इसीलिए वर्डप्रेस इतना फेमस है क्योंकि इसके पास बहुत से अबंडेंट ऑफ प्लगइन्स हैं और इसका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो जनरली हम लोग जो कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, उसके लिए ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है इसका हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ एडवांस कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, जैसे जैसे आपको कुछ इंक्वायरी फॉर्म ऐसा बनाना है जिसमें आपको कुछ डेटा प्राइसिंग से रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ लेना है, फिर कुछ डेटा आपको मल्टी पेज आपको वेब फॉर्म बनाना है, तो फिर उसके लिए हम लोग इस फॉर्मिनेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे सारे कोई भी आप प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्लगइन है, इजी टू यूज़ है। तो प्लगइन का इस्तेमाल और कैसे करते हैं वो तो वेबसाइट बिल्डिंग के प्रोसेस में हम लोग देखते रहेंगे। जिस जिस प्लगइन की जैसे जैसे इस्तेमाल होगी या ज़रूरत होगी वैसे वैसे हम लोग इंस्टॉल करते जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है यूज़र्स का। यूज़र्स अभी जैसे एडमिन नाम से हम लोगों ने ये वर्डप्रेस का सेटअप किया था, तो वो एक यूज़र हो गया जिसको एडमिनिस्ट्रेटर रोल मिला है। ठीक है, अब आपके वेबसाइट में कोई रजिस्टर करता है तो उसको क्या रोल मिलना चाहिए ये सब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेस जब ज़रूरत अगर हुआ इस वेबसाइट में तो बताएंगे, नहीं तो उसको हम लोग किसी और प्रोजेक्ट में देखेंगे। ठीक है, उसी तरह एक टूल्स है, टूल्स का इस्तेमाल भी जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे बताएंगे। अभी इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। और सेटिंग में भी जैसे मैंने बताया था जनरल का इस्तेमाल आपको बता दिए थे। ठीक है, अब एक परमालिंक है। परमालिंक अभी हम लोग पोस्ट नेम से करके सेव कर देते हैं। इसका भी कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो ज़रूरत पड़ा तो बताएंगे। ऐसे जनरली हम लोग पोस्ट नेम पे ही सेट करके हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको एडमिन पैनल समझा दिया है। अब हम लोग थोड़ा सा वेबसाइट वर्डप्रेस के फाइल्स को भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसमें ये जो WP एडमिन फोल्डर है और WP इंक्लूड फोल्डर है, चाहे ये जितने भी आपको यहाँ फाइल्स दिख रहे हैं, इसमें हम लोगों को ऐसे कुछ नहीं करना है। हम लोग को जो काम करना है वो केवल इस WP कंटेंट फोल्डर में करना है। बाकी हम लोग को किसी भी फाइल को टच करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है एज ऑफ नाउ स्टार्टिंग में। ठीक है, तो जैसे हम लोग WP कंटेंट में आते हैं, अब इसमें हम लोग को
एक प्लगइन फ़ोल्डर दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने एडमिन में बताया था कि जो जो हम लोग प्लगइन ऐड करेंगे, ठीक है, चाहे अभी इंस्टॉल्ड प्लगइन दिखाते हैं। अभी जैसे कि इसमें ये एक प्लगइन है, तो अगर हम लोग प्लगइन फ़ोल्डर में जाएंगे तो बस वही एक प्लगइन का फ़ोल्डर दिखेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ से प्लगइन ऐड करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे फ़ोल्डर्स बढ़ते जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये हम लोगों का प्लगइन का फ़ोल्डर है। ये अपलोड्स फ़ोल्डर है। अब जो भी हम लोग इमेज अपलोड करेंगे अपने वर्डप्रेस में बैकएंड से, ये जो मीडिया है यहाँ पे जो भी हम लोग इमेज अपलोड करेंगे वो यहाँ पे आएगा। अभी कोई इमेज अपलोड नहीं है इसलिए नो मीडिया आइटम फाउंड आ रहा है। ठीक है, अब ये WP अपलोड क्या करता है, वो हायरार्की में फ़ोल्डर बनाता है। जैसे पहले तो ये अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 में अभी नवंबर चल रहा है, मतलब 11वां महीना, तो 11 नाम का फ़ोल्डर है। जैसे ही दिसंबर आएगा वो अपने आप 12 नाम का फ़ोल्डर बनाएगा और जो भी आप इमेज यहाँ से अपलोड करेंगे वो ये 12 नंबर के फ़ोल्डर में ही जाएगा। फिर वैसे ही जैसे ही 2026 आएगा वो अपने आप 2026 नाम का फ़ोल्डर बनाएगा, फिर उसके अंदर 01 नाम का फ़ोल्डर बनाएगा, मतलब कि वो जनवरी हो गया। तो इस तरीके से ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट बनाता है। और ये अपग्रेड, अगर आपके प्लगइन का अपग्रेड आता है, वर्डप्रेस का अपग्रेड आता है, तो वो सब से रिलेटेड ये दोनों फ़ोल्डर है जिसका हम लोग को कोई यूज़ नहीं है। मेन हम लोग का यूज़ है अब ये थीम्स फ़ोल्डर। ठीक है, तो जैसा हम लोग अपीयरेंस के थीम्स में देखे थे कि ये अभी 2025 नाम का ये थीम है जो वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को मिलता है। ठीक है, ऐसे आपको 2024 भी दिखेगा, 2023 भी दिखेगा। ठीक है, लेटेस्ट इसका अभी 2025 है। ठीक है, तो हम लोग वैसे इस थीम का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग अपना थीम यूज़ करेंगे। ठीक है, वो थीम आपको एक गिट रिपोजिटरी हम बनाएंगे, उसमें वो आपको गिट रिपोजिटरी में वो थीम आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर वर्क कर सकते हैं। तो जैसे जैसे जिस जिस फाइल की प्लगइन की जो मेरा अपना प्लगइन होगा वो यूज़ करेंगे, वो सब हम वो गिट रिपोजिटरी में देते जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जल्दी से हम अपना थीम लेके आते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो हम ये थीम कॉपी कर लिए हैं, अब हम अपने थीम्स फोल्डर में उसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वेब का साटा थीम नाम से हमारा ये एक फ़ोल्डर है। तो जैसे ही ये फ़ोल्डर हम लोग यहाँ रखेंगे और अब हम लोग बैकएंड में ये थीम्स को रिफ़्रेश करते हैं या फिर थीम्स पे ही क्लिक करते हैं, तो अब चूँकि हमारे पास 2 थीम आ गया इसलिए अब ये लेआउट दिखा रहा है, जिसमें अभी 2025 पे एक्टिव दिखा रहा है। हम लोग इस थीम को अब इसको एक्टिव कर देंगे। तो जैसे ही ये थीम एक्टिव होगा, अब हम लोग का जो ये सैम्पल पेज जो अभी ऐसा दिख रहा था, वो अब कुछ ऐसा दिख रहा है। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट एक लोगो दिए हैं, यहाँ मेन्यू आ रहा है और ये सब जैसे जैसे है वो हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग थोड़ा सा समय देते हैं और ये थीम फाइल को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को अब सारा काम इसी में करना है, ये हम लोगों का एरिया है। ठीक है, अब जैसे हम लोग थीम्स में आते हैं और ये इमेज आपको दिख रहा है, वो अब जैसे आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ये इमेज चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये screenshot.png नाम का एक इमेज फाइल है। तो 6 साइज़ का आप PNG इमेज अपलोड बस कर दीजिए, जिसका नाम screenshot.png ही होना चाहिए। तो ये इमेज यहाँ पे अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जैसे ये न्यू थीम लिखा हुआ है, अब आप मान लीजिए जैसे कि हम अभी डॉक्टर का पोर्टल बना रहे हैं, तो यहाँ पे थीम का नाम भी हम जैसे डॉक्टर पोर्टल रखना चाहते हैं, तो ये जो style.css है इसको हम लोग ओपन करेंगे और यहाँ जो ये न्यू थीम है यहाँ पे
हम लोग लिख देंगे डॉक्टर पोर्टल, सेव कर देंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखिए अब डॉक्टर पोर्टल आ गया। ठीक है, तो ये दो फाइल आपको बता दिए। अब ये 404.php है, मतलब अगर आपका कोई पेज डिलीट हो गया है और वो सर्च इंडेक्स में गूगल के सर्च इंजन में आ गया है तो, और वो पेज अगर आप डिलीट कर दिए हैं तो वो पेज 404 पे उसको सेंड कर देगा। तो उस 404 पेज को अगर आपको लेआउट करना है, उस पर कुछ टेक्स्ट चेंज करना है तो वो चीज़ यहाँ से आएगा। ठीक है, उसी तरह ये वर्डप्रेस में एक आर्काइव पेज होता है। आर्काइव मतलब एक तरीके से कहिए डायरेक्टरी। ठीक है, जहाँ पे हर एक आपके कंटेंट का आर्काइव होता है। तो ये जो आर्काइव पेज होता है ये ईयर वाइज, मंथ वाइज, डेट वाइज आपके ब्लॉग पोस्ट को, असल में ये पोस्ट जो हमारा एडमिन में होता है, एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये जो हमारा पोस्ट है इसमें हम लोग जो पोस्ट डालेंगे वो सारे पोस्ट को वो ईयर वाइज, मंथ वाइज उसको सेव करता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए इस फाइल से ये वो चीज़ आता है। ठीक है, जैसे जैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये फाइल्स को और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर ये ऑथर का पेज है। मान लीजिए अब आपका कोई वेबसाइट है जिसमें आप बहुत सारे यूज़र को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उस पेज को अपडेट करने के लिए इस ऑथर का यूज़ होगा। फिर ऑथर का बायो का पेज, मतलब उस ऑथर का कुछ नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, उसके बारे में कुछ प्रोफाइल है, तो ये सब चीज़ हम लोग इस फाइल से वो आता है। फिर कैटेगरी, जैसे कि हम पोस्ट में बताए थे कि आप अपने पोस्ट को कैटेगरी से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो इस फाइल से आता है। फिर कमेंट का है, अगर आपको कोई ऐसा हर एक ब्लॉग पोस्ट के बाद जैसे कमेंट का सेक्शन आता है तो उस कमेंट का कुछ आपको अपना नया क्लास लगाना है, ऐसा कुछ HTML में चेंजेस करना है तो वो फिर आपको ये इस कमेंट में मिलेगा। फिर ये कंटेंट है, ये कंटेंट है जो ये एरिया है, कंटेंट एरिया। ठीक है, ये हेडर एरिया है, नेविगेशन तक ये कंटेंट एरिया है और ये फुटर एरिया है। ठीक है, तो कंटेंट एरिया में अगर हम लोग को कुछ चेंजेस करना है तो वो इस फाइल में आएगा। कंटेंट नन, मतलब ये जो 404 पेज है इसका स्ट्रक्चर ये है, लेकिन उसके अंदर अगर आपको कुछ कंटेंट ऐड करना है तो फिर वो इस फाइल में ऐड करना है। फिर इसी फाइल को इस 404 में कॉल किया गया है। ठीक है, उसी तरह ये footer.php है। फुटर में आपको कोई भी चेंजेस करना है उसके लिए आपको इस footer.php, मान लीजिए आपको फुटर में 4 कॉलम में विजेट्स ऐड करना है तो फिर उस विजेट को हम लोग इसी footer.php में ऐड करेंगे। function.php को थोड़ी देर के बाद बताते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर ये header.php, अब आपको हेडर में कोई भी चीज़ में, मान लीजिए अब ये लोगो का लेआउट चेंज करना है, लोगो में यहाँ हेडर साइड बार लाना है, तो वो सब चीज़ ऐड करने के लिए हम लोग इस header.php का यूज़ करेंगे। HTML हेडर में हम लोग मेटा टैग्स को लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको अब गूगल एनालिटिक का मेटा कोड लिखना है, ठीक है, तो आप सीधे ये HTML हेडर में लिखेंगे। वेब पेज में जितने भी पेजेस बनेंगे सबके हेडर में ये इसमें जो भी लिखते हैं वो आता है। ठीक है, index.php ये तो एक, क्या कहते हैं इसको, एक बस रूट फाइल है जिसके मदद से ही ये सारा चीज़ काम करता है। ठीक है, तो इसको में भी कुछ नहीं करना है। फिर ये page.php, तो ये जितने अब अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, सर्विस पेज, ये सब बनेगा, वो सब के कंटेंट को चेंज करने के लिए इस पेज का फाइल है। फिर अगर आपके वेबसाइट में सर्च की फंक्शनैलिटी है तो ये सर्च के लिए पेज है। साइड बार, इसका यूज़ अगर हुआ तो बताएंगे, नहीं हुआ तो
जनरली इसका यूज़ हम लोग कम ही करते हैं, हम लोग को जहाँ ज़रूरत होता है साइड बार को वहीं कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सिंगल डॉट पीएचपी मतलब जब हम लोग ब्लॉग पे गए हैं तो ब्लॉग पेज पे जनरली आप देखेंगे कि जितने सारे ब्लॉग्स होते हैं वो सब का ग्रिड में या लिस्ट में दिखता है। फिर जब उस पर क्लिक करते हैं तब उस न्यूज़ के डिटेल पे जाता है। तो जो वो न्यूज़ का जो डिटेल पेज है वही सिंगल डॉट पीएचपी हुआ। ठीक है, मतलब किसी भी पोस्ट के मतलब मेन पूरा उसका कंटेंट पढ़ने के लिए जो उसका सिंगल पेज है, मतलब डिस्क्रिप्शन पेज कहिए, तो वो है सिंगल डॉट पीएचपी। स्टाइल डॉट सी एस एस तो बता दिए हैं। टैग डॉट पीएचपी अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट को टैग से फिल्टर कर रहे हैं तो फिर वो इस टैग यहाँ से आता है। और ये टेक्सोनमी फिर से वही है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग कैटेगरी बनाएं स्पोर्ट्स का, अब हमको स्पोर्ट्स के लिए डिफरेंट पेज बनाना है, मतलब उसका लेआउट डिफरेंट करना है, तो हम लोगों को स्पोर्ट्स के नाम से एक टेक्सोनमी बनाना होगा। ठीक है, अभी जो हम लोग वेबसाइट बनाने वाले हैं उसमें उसका यूज़ हम लोग करेंगे टेक्सोनमी का, तो इसका सीधे प्रैक्टिकल यूज़ बताएंगे। ठीक है, तो ये तो फाइल्स हम बता दिए। अब आते हैं एसेट्स फोल्डर में। इस फोल्डर में फिर हम लोग के पास 4 फोल्डर है, सी एस एस, फॉन्ट्स, इमेजेस और जे एस। सी एस एस के नाम से जैसे पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पे अपना सी एस एस फाइल रखते हैं। तो ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस है डॉट लेस में ये है हमारा। आप चाहें तो डॉट एस सी एस एस में भी अपना फाइल यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, और आपको अपना कोई सी एस एस फाइल ऐड करना है तो आप यहाँ पे नया सी एस एस फाइल बना सकते हैं। लेकिन केवल सी एस एस फाइल बनाने से नहीं होगा, उस फाइल को इंक्लूड भी करना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये तो ये दो जो फाइल है ये लेस को ही सी एस एस में कन्वर्ट करता है, इसलिए ये दोनों एक तरीके से कहिए एक ही फाइल है। अब ये जैसे मान लेते हैं ये सी बी कलर डॉट लेस नाम का एक हमारे पास सी एस एस है, तो अगर केवल ये फाइल हम लोग बना देंगे तो वर्क नहीं करेगा। इस फाइल को बताना भी होता है स्टाइल डॉट सी एस एस में कि एक हमने सेपरेट स्टाइल शीट बनाया है। तो अगर हम स्टाइल डॉट लेस को ओपन करेंगे तो ये देखिए ऊपर ये जो कलर लेस है, ये कलर लेस हम लोग इम्पोर्ट किए हैं। ठीक है, तो आप कितना भी यहाँ पे स्टाइल, जैसे अबाउट अस के लिए हम एक डिफरेंट स्टाइल शीट चाहते हैं तो अबाउट डॉट लेस, ज़रूरी नहीं है आगे ये आगे सी बी लगाना। ठीक है, सी बी तो केवल हम लोग लगाते हैं जिससे पता चलता है कि ये हमारा अपना फाइल है। ठीक है, जब आप अपने लिए ये थीम डाउनलोड करेंगे तो आप केवल अबाउट डॉट लेस भी लिखेंगे तो भी ये वर्क करेगा, लेकिन जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो केवल अबाउट लिखेंगे, डॉट लेस हम लोग को नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितना भी सी एस एस फाइल अपना बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह फ़ॉन्ट्स, अगर आप गूगल फ़ॉन्ट यूज़ ना करके अगर आप फ़ॉन्ट का फ़ोल्डर यूज़ कर रहे हैं तो उस फ़ॉन्ट को यहाँ पे आप फ़ोल्डर रखिए। फिर उसको आई नो आई गेस आपको ये पता होगा कि फिर उसको आप अपने स्टाइल शीट में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं तो ही वो वर्क करेगा। ठीक है, तो फ़ॉन्ट्स इमेजेस फ़ोल्डर में जो आपको जैसे लोगो डॉट पी एन जी यहाँ रखे हैं तो यही लोगो हम लोगों को यहाँ वेबसाइट पे दिख रहा है। तो आपको भी जैसे अपना लोगो ऐड करना है तो इस फोल्डर में लोगो रखिए, और जो आपके लोगो का डायमेंशन है उसको हेडर डॉट पी एच पी में यहाँ पे विड्थ हाइट दे के आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह जे एस फाइल है, जे एस आप अपना नया जे एस ऐड कर बना सकते हैं। हाँ, लेकिन अब जे एस का फाइल रख देने से ऐसा नहीं है कि वो काम करेगा। जे एस का फाइल आप रख रहे हैं तो उस जे एस के फाइल को इंक्लूड भी करना होता है। ठीक है, तो वहाँ यूज़ आता है हम लोगों के ये फंक्शन डॉट पी एच पी का। ठीक है, तो अगर आप अपना नया जे एस ऐड कर रहे हैं तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ हमारा कस्टम डॉट जे एस है
तो यहाँ पे कस्टम डॉट जेएस को हम लोगों ने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो फंक्शन डॉट पीएचपी फाइल मेरा यहाँ है, तो फंक्शन डॉट पीएचपी के बाद एसेट्स फोल्डर है, तो इसी लोकेशन पे एसेट्स फोल्डर है, तो हम लोगों ने एसेट्स लिख दिया। फिर एसेट्स के अंदर जाएंगे तो जेएस फोल्डर है, तो फिर स्लैश जेएस लिखा। फिर जेएस के बाद हमारा कस्टम डॉट जेएस है, तो ये कस्टम डॉट जेएस लिखे। तो उसी तरीके से हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट कस्टम डॉट जेएस एक ऑल डॉट जेएस नाम का फाइल यहाँ इंक्लूड किया है। जैसे मान लीजिए ऑल डॉट जेएस की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह जैसे ये स्टाइल डॉट लेस केवल बनाने से नहीं होगा, स्टाइल डॉट डॉट लेस को हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड भी किया है, तब ये वर्क करता है। ठीक है, फंक्शन का और यूज़ जैसे जैसे हम लोग वेबसाइट में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताएंगे, अभी बता देंगे तो फिर कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए जैसे जैसे हम लोग यूज़ में लाएंगे वैसे वैसे हम लोग फंक्शन का और क्या इस्तेमाल है वो बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन देख लिया, थीम इंस्टॉलेशन देख लिया, थीम्स के फाइल्स को आपको समझा दिए। ठीक है, पेज बिल्डर चलिए एक प्लगइन भी ऐड करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, हम लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट में प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन करेंगे और हम लोग साइट ओरिजिन नाम का प्लगइन यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे मार्केट में एलिमेंटर है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है, ताकि इसमें क्या होता है ना कि हम लोग को अपना सीएसएस लिखना होता है, लेकिन हम लोग के पास पूरा कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो ये जो दो प्लगइन दिख रहा है, विजेट बंडल और पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन, ये दोनों प्लगइन हम लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया है, तो यहाँ एक्टिवेट दिख रहा है, तो एक्टिवेट इसको दबा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लगइन एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम लोग इसको एक्टिवेट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये दोनों प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब एक्टिवेट नहीं, मतलब जैसे ही इंस्टॉल हुआ, तो अगर हम इस प्लगइन फोल्डर में आएंगे तो देखिए दो फोल्डर और बढ़ गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग प्लगइन ऐड करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे फोल्डर बढ़ते जाता है। ठीक है, अब जल्दी से इस प्लगइन का यूज़ बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम पेजेस में आते हैं। ठीक है, होम पेज को एडिट करते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंटेंट है उसको हटा देते हैं, और यहाँ देखिए एक पेज बिल्डर नाम का हमारे पास एक ऑप्शन बढ़ जाता है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और मान लीजिए हम लोग को एक रो चाहिए, तो रो पे क्लिक करेंगे तो ये पूछता है कि आपको कितने पार्ट्स में रो को डिवाइड करना है, मतलब कितने कॉलम में चाहिए, 2 कॉलम में रो चाहिए कि 3 कॉलम में चाहिए कि 4 कॉलम में चाहिए, या फिर 2 कॉलम में भी एक 70%, मतलब आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, एक 70% चाहिए, एक 30% चाहिए। इस तरीके से हम लोगों को रो मिल जाता है। मान लेते हैं इस रो में हम लोगों को कंटेंट लिखना है, तो साइट ओरिजिन एडिटर ले लेंगे। ठीक है, और इसमें हम कुछ कंटेंट लिख देते हैं, इसी कंटेंट को लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें मान लीजिए कि हमको इमेज चाहिए, तो यहाँ पे इमेज नाम का एक, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये इतना आपको विजेट्स मिल जाता है। तो ये इमेज, अभी कोई इमेज नहीं है इसलिए हम ऐड नहीं कर पाएंगे। रुकिए, ठीक है, एक इमेज अपलोड करके ही दिखाते हैं। जैसे यही अपना इंट्रोडक्शन का इमेज अपलोड करते हैं। ठीक है, ये इमेज अपलोड हो गया। अब इसको मान लेते हैं, हम अपडेट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये पेज एडिटर का लेआउट थोड़ा चेंज हो गया है। जब हम लोगों ने अबाउट अस बनाया था
तब इसका लेआउट थोड़ा डिफरेंट था। तो असल में वो जो लेआउट था उसको गुटेनबर्ग बोलते हैं। हम गुटेनबर्ग को जनरली उसको डिसेबल कर देते हैं, और जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो डिफ़ॉल्ट लेआउट में, तब जैसे ही मेरा थीम एक्टिवेट करेंगे वो डिफ़ॉल्ट लेआउट में आ जाता है। ठीक है, तो इसको अपडेट कर दिए। जैसे ही अपडेट किए तो अगर हम अब होम पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए, ये 2 कॉलम में मेरा बट गया, यहाँ इमेज आ गया, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ गया। अब इसी को आप फिर से एडिट कीजिए। मान लेते हैं इसको 50% करना चाहते हैं तो 50% कर दीजिए। तो ये 50% हो गया। आपको फुल विड्थ करना है तो इसको 100% कर दीजिए। और इसको, जैसे इमेज को हम लोग इसको पकड़ के ऊपर कर सकते हैं, तो कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अपडेट करते हैं तो अब ये इमेज ऊपर आ गया और ये कंटेंट नीचे चला गया। ठीक है, उसी तरीके से इस पेज बिल्डर का यूज़ करके हम लोग बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे ये हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट में इसमें भी इमेज ऑप्शन देता है, गूगल मैप का ऑप्शन दे रहा है, स्लाइडर ऐड करना तो स्लाइडर ऐड करने को दे रहा है, पोस्ट कैरोज़ल मतलब हम लोग जो यहाँ से पोस्ट बनाएंगे उसको कैरोज़ल फॉर्म में दिखाने का ऑप्शन दे देता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट और भी हम लोग ऑप्शन ऑन भी कर सकते हैं। जैसे इस प्लगइन में साइट ओरिजिन विजेट में जाएंगे तो यहाँ देखिए, जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो सब विजेट ऑन है, मतलब इनेबल है। और भी जैसे एकॉर्डियन आपको चाहिए तो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, कैरोज़ल चाहिए तो एक्टिवेट कर सकते हैं, ऑथर बॉक्स चाहिए तो एक्टिवेट, ब्लॉग। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम लोग और भी फीचर्स को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ज़रूरत लगा तो ऑन करेंगे, नहीं तो आप भी जब प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे आपको टैब्स चाहिए तो यहाँ से एक्टिवेट कीजिए तो आप टैब्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक जल्दी से जैसे मैं टैब्स को एक्टिवेट करते हैं और पेजेस में आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं और होम पेज को एडिट करते हैं। अब हम लोग एक और नया रो ले लेते हैं, ये 100% रहेगा। अब ऐड विजिट करेंगे तो यहाँ देखिए टैब्स नाम का एक नया ऑप्शन आ गया। टैब्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आइटम ऐड करते हैं, टैब 1, और इसमें कुछ कंटेंट पेस्ट कर दिए। अब या तो आप इसको ये डुप्लिकेट कर लीजिए या फिर ऐड कीजिए, आपकी मर्ज़ी। अभी हम डुप्लिकेट करते हैं और केवल इसको टैब 2 कर देते हैं। ठीक है, इसको टैब 3 कर देते हैं और इसको टैब 4 कर देते हैं। ठीक है, इसको डन किए, अपडेट किए, और अब अगर होम पेज को हम लोग रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए टैब सेक्शन आ गया। टैब 2 पे आएंगे तो टैब 2, टैब 3, टैब 4, इस तरीके से। हाँ, अब इस टैब का CSS करने के लिए आपको अब ये CSS में आके इसका स्टाइलिंग करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम लोग एलिमेंटर का यूज़ नहीं करेंगे और हम लोग हर एक सेक्शन एकदम स्क्रैच से कोडिंग करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और जल्दी से इसमें बता देते। मान लीजिए अब आपको ये टैब्स ऊपर चाहिए, तो ये यहाँ पे एरो दिख रहा है, यहाँ पे माउस लाएं तो ये देखिए कर्सर चेंज हो गया। इसको पकड़ के आप ऊपर कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारा फील्ड्स हो जाए तो इसको पकड़ के हम लोग ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब इसमें से इमेज उठा के इसमें भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ ऐसे कर सकते हैं। अब इसको अपडेट करेंगे तो ये क्या होगा, मेरा टैब्स वाला सेक्शन ऊपर चला जाएगा। रिफ़्रेश करते हैं
तो देखिए हमारा टैब्स वाला सेक्शन ऊपर आ गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, ठीक है। जब ये थर्ड पार्ट आएगा हमारे इस प्लेलिस्ट का, तो उसमें हम लोग एक और प्लगइन ऐड करेंगे, एडवांस कस्टम फील्ड, ठीक है। उस प्लगइन को भी ऐड करके हम लोग क्या क्या करना है वो देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में आज इतना ही। अगला वीडियो भी पार्ट 3 जल्दी आएगा, और होप आपको वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन हम अच्छे से बताएं, आपको समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो फ्रेंड्स वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं और वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं, उनसे ये वीडियो का प्लेलिस्ट शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।